हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोशी सेकंड थ्योरम आदि हम बुक से करेंगे और जहां पे थोड़े स्टेप्स जो है कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, ये वाले स्टेप्स, तो इसको मैंने कॉपी पे साफ साफ स्टेप्स को बना दिया है। देन आपको जो सेम पार्ट होगा वो तो बुक से ही समझाऊँगी और जो पार्ट कन्फ्यूजन भरा होगा उसको मैंने कॉपी पे लिख के स्टेप्स को क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने बोला है अगर एक सीक्वेंस है ए एन, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है और इसकी रेशो सीक्वेंस का ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, देन उसकी लिमिट अप्रोच करवाऊँ, एग्जिस्ट करती हो वेदर फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट, फाइनाइट हो या फिर क्या हो इनफाइनाइट, देन ए एन रेज टू पावर 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल होगा इस रेशो की लिमिट के। ठीक है, चाहे फाइनाइट हो तब भी ये इक्वल रहेगा और अगर इनफाइनाइट हुआ तब भी ये इक्वल रहेगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि दो केस बन सकते हैं, या तो उसने बोला फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का केस फाइनाइट के केस पर ही डिपेंडेंट है। तो इनफाइनाइट में उन्होंने बोला अगर दो केसेस बन रहे हैं फाइनाइट में, सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो रेशो है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन वो फाइनाइट है, मतलब एल के इक्वल है। एल एनी नंबर है जो कि फाइनाइट नंबर है। गिवन एप्सिलॉन, अगर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है दैट मीन्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ए एन प्लस वन अपॉन ए एन जो है वो इक्वल्स टू एल आ रहा है, तो दैट मीन्स ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कन्वर्जेस टू एल। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई की है बस कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 से। देन क्या किया गया है, इसके बाद देखो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद हमें पता है जब मॉडुलस को हटाया जाता है तो एप्सिलॉन बाय 2 ऐड और एप्सिलॉन बाय 2 ही माइनस का लिखा जाता है, उसमें लिमिट ऐड कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि स्टेप पहले ऐसा होता है कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल को, तो माइनस एल लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 से। तो पहले इसको ऐसे लिखा जाता है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 से और ग्रेटर होगा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से, और इसमें एल एल ऐड हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, अब हमने पुट करना शुरू कर दिया एन को एम। ये जो एन है यहाँ पे हमने बोला ना एम और एम से बड़े नंबर के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, तो हमने n की वैल्यू को m, m प्लस वन, m प्लस टू अप टू सोन n माइनस वन तक पुट कर लिया। पुट करने के बाद यही इनइक्वालिटी, ये जो तीनों टर्म्स हैं ये इस तरह से लिखी जाएंगी। पहले जब मैंने m फिल किया, फिर m प्लस वन फिल किया, m प्लस टू अप टू सोन n माइनस वन तक फिल करने तक यहाँ तक टर्म्स बनेंगी। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया है, बीच वाले टर्म्स मिडिल वाले टर्म के साथ, राइट वाली के साथ, लेफ्ट वाली के साथ। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से होंगी, देखो 1 से लेके अगर काउंटिंग होती, मैं रफली समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लो 1 से लेके, जैसे यहाँ पे m से लेके m प्लस वन अप टू सोन कहाँ तक n माइनस वन तक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई। अगर तो मेरी काउंटिंग 1 से शुरू होती है ना, 1 2 3 अप टू सोन n माइनस वन, तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n माइनस वन है। लेकिन n माइनस वन में से पीछे m माइनस वन तक के एलिमेंट्स तो हैं ही नहीं, काउंटिंग ही m से शुरू हो रही है। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 अप टू 10 तक हो, तब तो ये 10 नंबर्स काउंट होंगे। लेकिन अगर मैं काउंटिंग ही 3 4 5 अप टू सोन 10 तक करूँ तो फिर ये 10 नंबर्स नहीं हुए, फिर ये कितने नंबर हुए, 8 कैसे, 10 में से जो नहीं है उनको माइनस कर दिया। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा कि n माइनस वन तक ये तब होते अगर गिनती में 1 2 से शुरू करके n माइनस वन तक लेके जाती, लेकिन गिनती मैंने कहाँ से शुरू की है, m से, m प्लस वन से। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे,
जो नहीं है उनको माइनस कर दो, यानी कि n-1 में से जो नहीं नंबर इसमें काउंट हुए, यानी कि m-1 तक के एलिमेंट्स मैंने नहीं लिए, उनको निकाल दूंगी। ठीक है, तो माइनस करने के बाद मेरे पास n-m इतनी इक्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, इतनी इन इक्वेशंस हैं, तो इनइक्वालिटीज इतनी हो गई n-m। तो बीच वाले यानी कि इसकी पावर पे कितने आएंगे, l-ε/2, l-ε/2, l-ε/2। देखो ये l-ε/2 होगा। ठीक है, ये गलती से इन्होंने एक ही डाल दिए फ्रैक्शन, तो l अलग है माइनस देन ε/2, मतलब ऐसे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो जितने नंबर हैं उतनी ही पावर में आ जाएंगे, तो मतलब l-ε/2 की पावर पे आ गया n-m। सिमिलरली यहाँ पे भी, और इनका क्या हुआ कि ये आपस में कट हो गए, जैसे कि am+1 am/am इंटू होगा इस वाले नंबर के साथ, ये इंटू हुआ इस वाले नंबर के साथ, ये और ये कैंसिल आउट हो गया है ना, और am+1 और ये am+1 कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ बचेगा क्या, एक तो ये नीचे वाला नंबर, क्योंकि इसके लिए इससे पीछे वाला न्यूमरेटर है ही नहीं, जिस m-1 वाला होता तो जाके am बनता ना, पर हमने तो m से शुरू किया है। इसी तरह से इस नंबर का ऊपर वाला न्यूमरेटर बच जाएगा। तो कुल मिला के सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगी जो फ्रैक्शन में होंगी, ऊपर से an और नीचे वाली टर्म am। अब मैंने इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए am से मल्टीप्लाई किया है, तीनों को मल्टीप्लाई किया। इसके बाद देखो रेज टू पावर 1/n 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 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि स्टेटमेंट में मुझे an की पावर 1/n चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इक्वेशंस आराम से बन जाएंगी। n/n कर दिया, m/n अलग कर दिया, n/n 1 बन गया, m/n अलग कर दिया, इक्वेशन 1 बन गई। इसके बाद से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा बन जाता है, तो इसके बाद यही स्टेप के बाद मैंने इस स्टेप के बाद ये यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हुआ है। देखो पहले तो इस इनइक्वालिटी में, ठीक है, इस इनइक्वेशन में ये नंबर मतलब लेस देन से और ग्रेटर देन से आगे और पीछे वाले दोनों नंबर, दोनों टर्म्स, दोनों सीक्वेंसेस ही किसको कन्वर्ज कर रही है, ये वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, l-ε/2 को, और ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, l+ε/2 को। ऐसा क्यों, इसको भी लिखा है l-ε/2 को कन्वर्ज कर रही है, और इसको भी लिखा है l+ε/2 को कन्वर्ज कर रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप खुद n→∞ पुट करवा के देखो, यहाँ पे पुट करवा के 1/∞ दैट इज 0 समथिंग रेज टू पावर 0 मतलब 1, ये पूरी क्वांटिटी तो 1 हो गई। अब यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी पुट करवाऊंगी तो m/∞ मतलब 0, 1 - 0 दैट इज 1, तो इस चीज़ की पावर सिर्फ 1 बचती है, मतलब l-ε/2 बच गया। इसी तरह से am की पावर 1/n है, और यहाँ पे भी n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाने से ये तो 0 बन जाएगी और ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे समथिंग रेज टू पावर 0 मतलब 1, और ये 1 - 0 दैट इज़ 1, इसीलिए l+ε की पावर 1, तो सिर्फ यही बचेगा। तो ये इसको कन्वर्ज कर रही है और ये नंबर इसको कन्वर्ज, ये टर्म इसको कन्वर्ज कर रही है। अब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई की है, अगले स्टेप में भी इसको कन्वर्जेस लिखा है। यहाँ से डेफिनेशन अप्लाई हुई, इसके लिए जब m1 होगा, n m1 से बड़ा होगा तब कन्वर्ज हो गया, और m2 के लिए इसके लिए कि m2 से बड़ा हुआ जब नेचुरल नंबर, तब ये सीक्वेंस l+ε/2 को कन्वर्ज कर गई। कन्वर्ज की डेफिनेशन कैसे लगती है कि सीक्वेंस माइनस उसकी लिमिट, सीक्वेंस माइनस लिमिट जिसको वो कन्वर्ज कर रही है का मॉडुलस लेस देन होता है एप्साइलन से। यहाँ पे एप्साइलन की जगह ε/2 लिखा। फॉर ऑल नेचुरल नंबर जब m1 से बड़े होंगे, और ये जो l+ε/2 वाली सीक्वेंस है ये माइनस लिमिट l+ε/2 लेस देन होगा किससे, ε/2 से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब इसकी डेफिनेशन कन्वर्जेंट की हमें पता है, मॉडुलस को हटाते हैं जब, तो ε/2 पॉजिटिव, ε/2 नेगेटिव लिखा जाता है, और लिमिट को उसमें ऐड कर दिया जाता है दोनों तरफ, है ना।
बीच से लिमिट कट जाती है क्योंकि ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगी और इन दोनों के साथ लग जाएगी। इसी तरह से एल प्लस एप्साइलन बाय 2 में भी ऐसा ही किया, एप्साइलन बाय 2 माइनस एप्साइलन बाय 2, इसमें भी एल प्लस एप्साइलन बाय 2 ऐड किया और इसमें भी लिमिट को ऐड कर दिया। यहाँ से ये दोनों एप्साइलन बाय 2 ऐड हो गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल माइनस एप्साइलन बन गया। यहाँ पे एप्साइलन बाय 2 कट रहे हैं और एल अकेला बच गया। सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व किया तो ये सीक्वेंस बीच में और ये एल प्लस एप्साइलन बाय 2 एप्साइलन बन गया और ये एप्साइलन बाय 2 कट के अकेला एल बच गया। अब यहाँ से m1 और m2 को क्लब करने के लिए और एक वापस आते हैं, यहाँ तक करने के बाद हम पहुँच चुके हैं इस स्टेप तक, ठीक है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब उन्होंने क्या किया है, P लिया मैक्सिमम बिटवीन m1, m2 एंड m, क्योंकि मुझे पता है तीनों डेफिनेशंस को इकट्ठा करना है, m1, m और p, m1, m और p, ये m, p क्या है, m1, m और m2 है ना, तो p क्या है इस m और वो जो m1, m2 हमने इसमें यूज़ किया था है ना, ये दोनों जब से नेचुरल नंबर m1, m2 से बड़ा होगा तो हमने इन तीनों में से जो बड़ा होगा उसको लिया है, क्योंकि हमें पता है जब भी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन इकट्ठी की जाती है तब हमें मैक्सिमम ही चूज़ करना होता है। इन तीनों को क्लब करके हमने ऐसे लिखा, देखो ध्यान से, अब ये स्टेप समझने वाला है। जो an सीक्वेंस है वो बीच में है, ये आगे ये जो l प्लस एप्साइलन बाय 2 वाली सीक्वेंस थी ये किससे छोटी है, l प्लस एप्साइलन से, तो मैंने इसको स्किप करके l प्लस एप्साइलन, मतलब मैं अगर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि जो an की पावर 1 बाय n है ना, an की पावर 1, am की पावर 1 बाय n है, ये छोटी है किससे, हमें पता है ये छोटी थी किससे, am की पावर 1 बाय n l प्लस एप्साइलन बाय 2 की पावर 1 माइनस m बाय 2, ये, और बड़ी थी किससे, am की पावर 1 बाय n l माइनस एप्साइलन बाय 2 रेज टू पावर 1 माइनस m बाय n है ना। इससे ये कहाँ से पता चला, इक्वेशन नंबर 1 से, ये सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 ही लिखी है मैंने है ना, इक्वेशन नंबर 1 लिखी है। इसके बाद ये सीक्वेंस किससे, ये जो नंबर है ये टर्म किससे छोटी है, l प्लस एप्साइलन से, और ये टर्म किससे बड़ी है, l माइनस एप्साइलन से, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको लिखूंगी, इसको लिखूंगी और इसको लिखूंगी, ठीक है, तो मेरी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन बन जाएगी 1 बाय n और ये बन गया l प्लस एप्साइलन और l माइनस एप्साइलन के बीच, और an की पावर 1 बाय n माइनस l लेस देन एप्साइलन, ये तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन बन गई फॉर ऑल जब n क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, जो मैक्सिमम लिया था। तो ये तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन बन गई कि an किसको कन्वर्ज कर रहा है, an की पावर 1 बाय n कन्वर्जेस टू l व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये तो l वही लिमिट है जिसको रेशो कन्वर्ज कर रही थी स्टेटमेंट में है ना, रेशो जिसको कन्वर्ज कर रही थी, तो an की पावर 1 बाय n ये भी तो उसको कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स दोनों की लिमिट्स क्या है, इक्वल। अनदर दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, केस सेकंड, अनदर इस तरह से आ सकती है ये थ्योरम। अनदर क्या होगा केस, जब लिमिट इसकी फाइनाइट ना होके इनफाइनाइट होगी, तो इसको उल्टा कर दूंगी तो फाइनाइट बन गया, मतलब 0 बन गया, 0 इज़ अ फाइनाइट नंबर, तो फाइनाइट नंबर है तो देन सीक्वेंस मेरी पहले बिना फ्रैक्शन की थी, अब 1 अपॉन की फॉर्म में आ चुकी है, 1 बाय n 0 को कन्वर्ज कर रहा है, और इसको उल्टा करूँगी तो ये भी इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा। ये अगर इन्फिनिटी को कन्वर्ज करा है तो an वाला पार्ट भी तो इन्फिनिटी को ही कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फाइनाइट के लिए तो ये चीज़ होल्ड कर रही है, अभी तो हमने प्रूव किया, तो ये केस बिना फाइनाइट वाला पार्ट किए हो ही नहीं सकता। तो यहीं तक थी हमारी कोशी सेकंड थ्योरम, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। तो कोशी फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कम इम्पॉर्टेंट है कोशी सेकंड, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ज़रूर है लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ
दो पार्ट्स को समझना, ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा लगेगा बाद में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जो कि मैंने खुद से समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर थेरम में कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।